आज मैं आप लोगों के लिए बोर्ड से इंग्लिश का पेपर लाया हूँ। इस पेपर को सॉल्व करके और समझ के कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं आप लोग अपने 90% के टारगेट को जरूर ही अचीव कर सकते हैं। बस आपको ये समझना है कि इन मॉडल पेपर्स में किस तरह के क्वेश्चन दिए गए हैं और ठीक इसी तरह के क्वेश्चन आपके 10th के एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो बस इन्हीं क्वेश्चंस, ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस की तैयारी करके आप 90% से ज़्यादा अंक जरूर ही ला सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये मॉडल क्वेश्चन पेपर है क्लास 10th का, जो कि 2021-22 में जारी किया है यूपी बोर्ड ने। और ठीक इसमें वैसे ही टाइम दिया गया है 3 hours and 15 minutes और नंबर है 70 मार्क्स। तो अगर हम देखें तो जो मार्केट में आपकी मॉडल पेपर्स हैं उनमें और इस मॉडल पेपर में बहुत ही डिफरेंस है। क्योंकि ये पेपर बोर्ड ने जारी किया है तो जो क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम में वो इसी टाइप के आएंगे, जबकि मॉडल पेपर्स की बात की जाए तो वहाँ पे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, थोड़ा अलग हट के दिया गया है। तो सबसे बढ़िया है आप लोग इस मॉडल पेपर पे फोकस करें और जिस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं, जिस सेक्शन से पूछे गए हैं, उस सेक्शन की ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस मॉडल पेपर को। सबसे पहले हमारा आएगा अनसीन पैसेज। देखिए, एक अनसीन पैसेज है जो कि 10 नंबर का है, जिसमें 4 क्वेश्चन हैं, 2 क्वेश्चन 3-3 नंबर के और 2-2 नंबर के हैं। इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम इस पैसेज को पढ़ लेते हैं। डॉल्फिन्स आर रिगार्डेड एज द फ्रेंडलीएस्ट creatures in the sea and stories of them helping drowning sailors have been common since Roman times। इसका मतलब ये है कि डॉल्फिन्स जो होती हैं उनको एक फ्रेंडलीएस्ट क्रीचर के रूप में जाना जाता है, जो मित्रवत व्यवहार करती हैं, ऐसे प्राणी के रूप में जाना जाता है। इन द सी, समुद्र में, एंड स्टोरीज ऑफ देम हेल्पिंग ड्राउनिंग सेलर्स हैव बीन कॉमन सिंस रोमन टाइम्स। और देखा जाए तो बहुत सारी स्टोरीज भी हैं जो कि उन्होंने डूबते हुए सेलर्स को बचाया है। ये सब रोमन टाइम्स से चली आ रही हैं। द मोर वी लर्न अबाउट डॉल्फिन्स द मोर वी रियलाइज दैट देयर सोसाइटी इज मोर कॉम्प्लेक्स दैन पीपल प्रीवियसली इमेजिन्ड। द मोर वी लर्न अबाउट डॉल्फिन्स, जितना भी हम डॉल्फिन के बारे में सीखते हैं, पता करते हैं, द मोर वी रियलाइज दैट, उतना ही हम महसूस करते हैं कि देयर सोसाइटी इज़ मोर कॉम्प्लेक्स दैन पीपल प्रीवियसली इमेजिन्ड। तो हम उतना ही पाते हैं कि उनकी जो सोसाइटी है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, जितना कि पहले कल्पना की गई थी उससे भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। दे लुक आफ्टर अदर डॉल्फिन्स व्हेन दे आर इल। और क्यों कॉम्प्लेक्स है, तो हमें जैसे जैसे पता चलता गया कि उनकी सोसाइटी में क्या होता है कि तो हम देखते हैं यहाँ पे कि दे लुक आफ्टर अदर डॉल्फिन्स व्हेन दे आर इल। जब दूसरी डॉल्फिन्स इल होती हैं, बीमार होती हैं, तो उनका देखभाल करती हैं। केयर फॉर प्रेग्नेंट मदर्स, और जो गर्भवती माताएं होती हैं, यानी कि जो डॉल्फिन्स गर्भवती होती हैं, उनकी केयर करती हैं। एंड प्रोटेक्ट द वीकेस्ट इन द कम्युनिटी एज वी डू, और जैसा कि हम करते हैं, एज वी डू, जैसा कि हम करते हैं वैसे ही वो भी अपने कम्युनिटी में जो वीक होता है उसकी सहायता करती हैं। तो देखिए कितना सब कुछ हम लोगों में कॉमन है। Some scientists have suggested that dolphins have a language, but it is much more probable that they communicate with each other without needing words. Some scientists have suggested, कुछ साइंटिस्ट ने सजेस्ट किया है कि डॉल्फिन्स हैव अ लैंग्वेज, कि डॉल्फिन्स की एक भाषा होती है, बट इट इज़ मच मोर प्रोबेबल, लेकिन यह बहुत अधिक संभावित है, इसकी संभावना है कि दे कम्युनिकेट विथ इच अदर, वे एक दूसरे के साथ संवाद करते हैं, वार्तालाप करते हैं, विदाउट नीडिंग वर्ड्स, बिना किसी शब्द की आवश्यकता के, मतलब उनको बात करने के लिए किसी शब्द की आवश्यकता नहीं होती है। Could any of these mammals be more intelligent than men? क्या कोई भी इनमें से जो मैमल्स होती हैं, स्तनधारी होती हैं, वो इंसान से भी इंटेलिजेंट हो सकती है, बुद्धिमान हो सकती है? Certainly the most common argument in favor of man's superiority over them, that we can kill them more easily than they can kill us, is the least satisfactory. Certainly, निश्चित ही द मोस्ट कॉमन आर्गूमेंट, जो कि बहुत ही कॉमन आर्गूमेंट होता है, हमारा तर्क होता है इंसानों के सुपेरियरिटी के संबंध में, श्रेष्ठता के संबंध में, कि हम उनको, डॉल्फिन्स को बहुत ही आसानी के साथ किल कर सकते हैं, मार सकते हैं, जितना कि वो नहीं कर सकती, वो हमें आसानी से मार नहीं सकती, इसलिए हम श्रेष्ठ है। और यह जो आर्गूमेंट है, यह जो तर्क है, वह लिस्ट सेटिस्फैक्ट्री है, वो बहुत ही मतलब संतोषप्रद नहीं है। ऑन द कंट्रेरी, द मोर वी डिस्कवर अबाउट दिस रिमार्केबल क्रीचर्स, ऑन द कंट्रेरी मतलब इसके विपरीत, द मोर वी डिस्कवर, जितना भी हम ढूंढते हैं इन रिमार्केबल प्राणियों के बारे में, क्रीचर्स के बारे में, द लेस वी अपीयर सुपीरियर व्हेन वी डिस्ट्रॉय देम, उतना ही हम लेस सुपीरियर प्रतीत होते हैं, कम सुपीरियर प्रतीत होते हैं, श्रेष्ठ प्रतीत होते हैं, जब हम उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं, मार देते हैं, नष्ट कर देते हैं। तो यही था हमारा पैसेज, और इसके बाद है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, व्हाट ह्यूमन क्वालिटीज़ डू डॉल्फिन पोसेस अकॉर्डिंग टू द पैसेज। तो पहला क्वेश्चन है कि डॉल्फिन्स कौन सी ह्यूमन क्वालिटीज़ को पोसेस करती हैं
अकॉर्डिंग टू द पैसेज, इस पैसेज के अनुसार। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, पैसेज पढ़ते समय ही हमें समझ में आ गया था कि जो यहाँ पे बात हुई थी प्रोटेक्ट करने की, प्रेग्नेंट मदर्स को केयर करने की, और जो बीमार हैं उनका देखभाल करने की, वही ह्यूमन क्वालिटीज़ होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि यही जो क्वालिटीज़ हैं वह ह्यूमन से मिलती जुलती हैं इस पैसेज में। तो हम इसको लिख सकते हैं इस प्रकार की, अकॉर्डिंग टू द पैसेज dolphins possess some human qualities like they look after other dolphins when they are ill, care for pregnant mothers and protect the weakest in the community as we do. As we do को हम हटा भी सकते हैं, बस community तक ही लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा। तो थोड़ा सा इस पैसेज वाले में हमको थोड़ा सा अपनी तरफ से ऐड करना पड़ता है और थोड़ा सा क्वेश्चन से हम उठा लेते हैं। तो इस तरीके से एक बहुत ही व्यवस्थित क्रम में लिखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू सम पीपल आर्ग्यू दैट मैन इज़ सुपेरियर टू डॉल्फिन्स। मैन क्यों बहुत से लोग ऐसा आर्ग्यू करते हैं, तर्क करते हैं कुछ लोग कि मैन मनुष्य जो है वह डॉल्फिन से सुपीरियर है, श्रेष्ठ है। क्यों ऐसा करते हैं? तो हमें इसका एक जवाब यहाँ पे दिखा था, सुपेरियरिटी जहाँ आर्ग्यूमेंट वगैरह की बात हुई थी, यहाँ पे देखिए इसको लिखना होगा। लेकिन बिल्कुल हम पैसेज के लैंग्वेज में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि लाइन बाय लाइन उठाने से हमें आंसर सही नहीं हो पाएगा, हमारा आंसर सही नहीं हो पाएगा। तो हम इसका आंसर इस प्रकार से बना सकते हैं कि सम पीपल सेज दैट मैन इज़ सुपीरियर टू डॉल्फिन्स। कुछ लोग कहते हैं कि मैन जो होता है, मनुष्य जो होता है, वो डॉल्फिन से श्रेष्ठ होता है। आर्ग्यूइंग दैट यह आर्ग्यू करते हुए, यह तर्क देते हुए, आर्ग्यूइंग दैट मैन कैन किल डॉल्फिन्स मोर इजली देन दे कैन किल ह्यूमन और मैन। ओके, तो इस तरीके से हम बना के इसको लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा वोकेबलरी पार्ट है। इसमें ध्यान देने वाली बात होगी कि जो भी वर्ड पूछा गया होगा उसका सिनोनिम्स या एंटोनिम्स उसी पैसेज में दिया गया रहेगा। तो हम देखते हैं यहाँ पे परहैप्स का दिया गया है, फाइंड आउट ए वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स परहैप्स, मतलब कि सेम मीनिंग वाला, यानी सिनोनिम्स है। तो सेम मीनिंग वाला इसमें कौन सा वर्ड ऐसा था जो शायद, परहैप्स मतलब होता है शायद का वो मीनिंग दे रहा था। तो हमें ऐसा एक वर्ड कहीं दिखा था जो कि था मच मोर लैंग्वेज बट इट इज़ मच मोर प्रोबेबल, ये वाला प्रोबेबल। तो परहैप्स का सिनोनिम्स हो जाएगा हमारा प्रोबेबल। ऐसे ही आपको पैसेज से ढूंढना होगा। तो जो क्वेश्चन में वर्ड दिया गया है उसका मतलब आपको पता होना चाहिए, और दूसरा पैसेज में जो उसका सिनोनिम्स दिया गया है उसका भी अर्थ आपको पता होना चाहिए। अर्थ न भी पता हो तो वहाँ पे आप एक सेंस लगा सके, ऐसा भी होना चाहिए कम से कम। दूसरा देखते हैं हम 4th नंबर क्वेश्चन, फाइंड आउट ए वर्ड इन द पैसेज विच इज़ अपोजिट टू इन्फेरियर। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं इन्फेरियर, और इसी टाइप का एक वर्ड हम लोगों ने पैसेज में देखा है सुपेरियर। तो ये तो बहुत ही आसान है कि हम इन्फेरियर को सुपेरियर में कर दें, अपोजिट वर्ड इन्फेरियर का सुपेरियर बता सकते हैं हम आसानी के साथ। तो इस तरीके से हम अपने अनसीन पैसेज को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हमारा सेक्शन है बी, वो है राइटिंग का, जिसमें एक 4 नंबर का लेटर होगा। अब ये लेटर पहला है हमारा, पहला लेटर जो है वो इनफॉर्मल है। पहला लेटर हमारा इनफॉर्मल लेटर है, जिसमें अपने दोस्त को अपने बर्थडे पार्टी में इनवाइट करने के लिए लेटर लिखना है, जो कि इनफॉर्मली लिखा जाएगा। और नेक्स्ट है अपने प्रिंसिपल को टीसी इशू कराने के लिए, यानी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट इशू कराने के लिए एक एप्लीकेशन लिखना है। तो लेटर वाला पार्ट अगर आप लोगों का डिमांड होगा तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, क्योंकि इस वीडियो में अगर हम देखते हैं तो बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा। नेक्स्ट राइटिंग पार्ट आज हम लोग नहीं देखेंगे। आप लोगों का डिमांड रहा तो कमेंट करिएगा, जितना अधिक कमेंट करेंगे उतना जल्दी ही हम इन पे एक वीडियो बना देंगे। नेक्स्ट है हमारा वो ऐसे वाला पार्ट जो रिपोर्ट राइटिंग, आर्टिकल वगैरह में बताया था, जो है 6 नंबर का। अब यहाँ पे 6 नंबर का ये आर्टिकल राइटिंग है। तो इसमें पहले तो ऐसे ही जनरली आ जाता था माय फ्रेंड, फेस्टिवल, ऐसे करके ऐसे लिखने को आ जाता था, लेकिन इस बार से चेंज होना था क्योंकि सिलेबस बदल चुका है। तो एक तो पुराना वाला ही है, देखिए यहाँ पे कि मॉर्निंग वॉक पे लिखना है आपको, एक आर्टिकल लिखना है जिसमें इंट्रोडक्शन, फ्रेश एयर, कीप्स एक्टिव एंड हैप्पी ऑल डे और गुड फॉर स्टडीज़। ये तो इस आर्टिकल में हमारे पास 5 क्लूज़ हैं जिस पे हमको लिखना होगा। और एक है अपना रिपब्लिक डे पे जो सेलिब्रेशन है, स्कूल का फंक्शन होता है, सबके स्कूल में होता है, उसी फंक्शन के बारे में लिखना है। और हमारे लिए दे दिया गया है क्लू, जैसे स्कूल डेकोरेशन कैसा हुआ था, कौन किया था, कैसे हुआ था सब अरेंजमेंट, फ्लैग होइस्टिंग सेरेमनी में कौन गेस्ट था, किसने फ्लैग होइस्ट किया, और फ्लैग होइस्ट करने के बाद
क्या हुआ, कोई कार्यक्रम हुआ या नहीं। देखिए आगे यहाँ पे दे ही दिया, कल्चरल प्रोग्राम, यानी कि जो प्रोग्राम होता है फ्लैग होस्टिंग के बारे में, उसके बारे में आपको बताना है। फिर स्पीच बाय प्रिंसिपल, आप अपने प्रिंसिपल के स्पीच के बारे में बताएंगे, और अदर्स और भी गेस्ट वगैरह जो हैं उनके बारे में। फिर लास्ट में जो टिकरी मिलती है, लड्डू मिलते हैं, उसके बारे में आपको लिख देना है। तो ये बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं होगा, बस थोड़ा आप लोगों को सोचना पड़ेगा, क्योंकि आप रट्टू तोता नहीं बन सकते हैं कि कोई भी टीचर लिखवा दिए, उसको रट लिए और आप जाके लिख दिए। इसमें आपको अपने दिमाग को चलाना पड़ेगा और सोच सोच के लिखना पड़ेगा। तो हम आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, क्योंकि बहुत ही लंबा हो जाएगा वीडियो। इन सब पे अगर आपकी डिमांड रही तो बाद में हम फिर से वीडियो बनाएंगे। तो ये हमारा है ग्रामर पोर्शन। ग्रामर पोर्शन में जो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े हैं उन सब के बारे में है, उन सब से क्वेश्चंस हैं। पहला है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो हमको करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, और ध्यान रखिएगा ऐसा ही पैटर्न आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। फर्स्ट है द ओल्ड मैन केम टू मी, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। बहुत ही आसान है, एडजेक्टिव आइडेंटिफाई करना है। एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन की विशेषता बताए, प्रोनाउन की विशेषता बताए। यहाँ पे नाउन क्या है, मैन है, और मैन की विशेषता कौन बता रहा है, ओल्ड। कैसा इंसान है, बूढ़ा। तो ओल्ड हमारा हो गया एडजेक्टिव। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। एडजेक्टिव आप लोग बहुत अच्छे तरीके से पहचान सकते होंगे, मुझे आशा है। नेक्स्ट है ही इज़ ए हार्ड वर्किंग मैन, आइडेंटिफाई द वर्ब। आइडेंटिफाई द वर्ब। अब ये थोड़ा ट्रिकी है, हालांकि बहुत से लोगों के लिए आसान है, कुछ लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे दो वर्ड दिख रहे हैं हमको, इज़ और वर्किंग। दो वर्ड दिख रहे हैं जो कि वर्ब जैसे हैं। बात बाकी तो यहाँ पे ऑप्शन से भी हम देख लेते हैं। हार्ड तो होगा नहीं, कठोर, फिर या फिर कठिन, फिर हमारा एक मैन, ये तो नाउन हो जाएगा। तो ये दोनों वर्ड तो होंगे ही नहीं, कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है इनके होने की। अब बचता है हमारे पास इज़ और वर्किंग। वर्क चूँकि वर्ब होता है और इसलिए कन्फ्यूज़न हो सकता है, लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हार्ड वर्किंग मैन लिखा गया है, और ये जो वर्किंग है वो एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। मैन के बारे में कुछ बता रहा है कि वह मैन जो परिश्रम करता है, कठिन परिश्रम करता है। तो यहाँ पे वर्किंग हमारा वर्ब नहीं है, तो वर्ब कौन सा बचा हमारा, इज़। सिंपल सेंटेंस जो होता है हमारा, इज़ एम आर का यूज़ होता है, बी का यूज़ होता है, तो वही बी का मेन वर्ब की तरह यूज़ होता है, बस वही हुआ है, ही इज़ ए हार्ड वर्किंग मैन। तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है नाउन फॉर्म ऑफ स्ट्रॉन्ग इज़। स्ट्रॉन्ग का नाउन फॉर्म क्या है, क्या स्ट्रेंज हो सकता है, नहीं, ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता है। स्ट्रांगली LY, लास्ट में LY है, जो कि एडवर्ब होता है, इतना ध्यान में रखिएगा। LY लग जाए तो एडवर्ब हो जाता है। और नेक्स्ट है स्ट्रॉन्गर। स्ट्रॉन्ग में ER जुड़ा है, स्ट्रॉन्ग हमारा एडजेक्टिव होता है, और ER हम कंपेरेटिव डिग्री में यूज़ करते हैं, जैसे ही इज़ स्ट्रॉन्गर देन आई। तो स्ट्रॉन्गर हमारा एडजेक्टिव है। अब यहाँ पे देखते हैं एक वर्ड है स्ट्रेंथ मतलब होती है ताकत, और यही हमारा नाउन है, जो कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि इसको हम देख छू नहीं सकते हैं, अब्स्ट्रैक्ट होती है। तो ये भी बहुत ही आसान था क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ही इज़ वरीड द एग्जामिनेशन। वह वरीड है, चिंतित है। द एग्जामिनेशन, परीक्षा है, चिंतित है, तो किसी चीज़ के लिए होगा ना, या किसी के बारे में चिंतित होगा। किस चीज़ के बारे में चिंतित है, ही इज़ वरीड के बारे में के लिए हम लगाते हैं अबाउट, ही इज़ वरीड अबाउट द एग्जामिनेशन। तो ये भी बहुत ही आसान था, प्रीपोजिशन से था। अब नेक्स्ट है हमारा आई विल नॉट गो विथ यू, चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। ये भी बहुत ही इजी है, हमको बस रूल्स पता होने चाहिए पास्ट परफेक्ट टेंस के। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ मैं आप लोगों के लिए। हमको पता होना चाहिए कि पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या हेल्पिंग वर्ब आती है। तो हेल्पिंग वर्ब हैड आती है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो इनमें से पहले में डिड लगा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, थर्ड में डू नॉट लगा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और थर्ड में हैव नॉट लगा है, जो कि पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो एक ही बचता है, आंसर हमारा होगा यही, आई हैड नॉट गॉन विद यू। तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस होंगे, अगर ऐसे आ जाते हैं तो निश्चित रूप से आपको 90% करके ही आना है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि 5 नंबर के होंगे, और ये अब MCQ टाइप नहीं होंगे, बल्कि आपको चेंज करके लिखना होगा। जैसे हरी सेड टू मी वाई डिड यू डू इट, ये हमको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे, हरी सेड को किस में बदलेंगे, ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव है तो आस्क या इंक्वायर में बदलते हैं, तो यहाँ पे हम आस्क में कर देंगे। सेकंड फॉर्म है तो हम आस्क में ईडी भी लगाएंगे, हरी आस्क्ड। राइटिंग के लिए सॉरी, क्योंकि
मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल नहीं है जिससे मैं अच्छे राइटिंग में लिख सकूँ, वो पेन नहीं है जिससे राइट किया जाता है। हरी आस्क्ड मी, हरी आस्क्ड मी। अब यहाँ पे हमारा कंजक्शन असर्टिव में दैट लगता है, लेकिन यहाँ पे जो WH टाइप क्वेश्चन होता है उसमें WH वर्ड ही हो जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा वाई, हरी आस्क्ड मी वाई। अब बाद बाकी सेंटेंस को हम असर्टिव सेंटेंस में बदल देते हैं, और प्रोनाउन के रूल्स को भी ध्यान में रखना। प्रोनाउन के रूल्स हम एक बार बता देते हैं, शॉर्ट ट्रिक उसका, SON सन आप लोग याद रखना, यानी कि S और नीचे 1 2 3, यानी कि फर्स्ट पर्सन होगा हमारा अगर इस वाले भाग में, तो सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएगा। यानी कि इसमें अगर फर्स्ट पर्सन होता तो वो हरी के अकॉर्डिंग बदलता, सेकंड पर्सन अगर है तो वो मी के अकॉर्डिंग बदलेगा, और थर्ड पर्सन जो भी है वो चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है, वो बदल जाएगा मी के अकॉर्डिंग, तो हो जाएगा आई, वाई आई। डिड है पास्ट इंडेफिनिट, हमारा यहाँ पे यूज़ होगा पास्ट परफेक्ट टेंस, तो हो जाएगा आई हैड, वाई आई हैड। हमको असर्टिव सेंटेंस बनाना है, तो वाई आई हैड, डू का हो जाएगा डन, और लास्ट में आ जाएगा इट, वाई आई हैड डन इट। तो ये भी बहुत ही आसान था, हो जाएगा सबका, ऐसा कोई आ जाए तो। अगर इनडायरेक्ट स्पीच में कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा चेंज इनटू पैसिव वॉइस। हु इज़ राइटिंग ए लेटर, हु इज़ राइटिंग ए लेटर। तो हमको पता है जब भी हु रहता है हमारे पैसिव एक्टिव सेंटेंस में, तो उसको पैसिव वॉइस बनाते समय बाई हुम में बदल देते हैं। किसमें, बाई हुम, क्योंकि हु हमारा सब्जेक्ट होता है और इंट्रोगेटिव वर्ड भी होता है, तो हु का ऑब्जेक्टिव केस हुम लिखते हैं और उसके पहले बाई लगा देते हैं, बाई हुम। फिर ए लेटर आ जाएगा पहले, बाई हुम ए लेटर, बाई हुम ए लेटर। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो उसमें इज और फिर लगता है बी में ING, बीइंग, इज बीइंग, और थर्ड फॉर्म तो आना ही है वर्ब का, तो राइट का हो जाएगा रिटेन, WRITTEN, बाई हुम ए लेटर इज बीइंग रिटेन, और अंत में हो जाएगा हमारा क्वेश्चन मार्क। साफ नहीं है, क्वेश्चन मार्क है, ध्यान से देख लेना। अब इसको हम करते हैं डिलीट। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पंक्चुएट करना है। पंक्चुएट करना है तो हमको कैपिटल लेटर्स यूज़ करने होंगे, फिर कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, एटसेट्रा, बहुत सारी चीज़ यूज़ करने होते हैं। हम यहाँ पे देखते हैं कि ये कैसा सेंटेंस है। देखने ही सही लग रहा है कि ये इन डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है। तो डायरेक्ट स्पीच में पहले हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं, तो ये एस हमारा कैपिटल होगा, फिर सेड टू हर फ्रेंड, यहाँ पे एक कॉमा आएगा, फिर वाई के पास इन्वर्टेड कॉमा होगा वाई से पहले, और फिर वाई का W कैपिटल लेटर होगा, फिर हैड यू नॉट कम टू स्कूल यस्टरडे, और ये चूँकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा, और फिर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो जाएगा। तो इतने सारे चेंजेस करने हैं। पहला चेंज है एस को कैपिटल में करेंगे, फिर यहाँ फ्रेंड के बाद कॉमा लगाएंगे, फिर इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, और वाई में W को कैपिटल लेटर में करेंगे क्योंकि वो फर्स्ट लेटर है, और फिर लास्ट में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज कर देंगे। ये भी एक नंबर बहुत ही आसानी के साथ मिल जाते हैं अगर थोड़ा सा दिमाग साथ रहा आपके तो। नेक्स्ट है फ्रेम ए करेक्ट सेंटेंस बाय रीऑर्डरिंग द वर्ड्स। रीऑर्डरिंग का वीडियो हम इससे पहले बना चुके हैं, आप लोग उसको जाके देख सकते हैं। रीऑर्डरिंग बहुत ही आसान होता है और यह एक नंबर आपको दिला सकता है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि वर्ड्स हैं वाज, ग्रेट, पैलेस, दिस, किंग, ए ब्यूटीफुल, बाय, बिल्ड। यहाँ पे पहले हम वर्ब ढूंढते हैं, वाज और बिल्ड। हमारे पास दो वर्ब हैं, वाज और बिल्ड। हमारे पास दो वर्ब हैं, वाज और बिल्ड। अब इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं हमारा सब्जेक्ट क्या हो सकता है। इसमें नाउन क्या है, नाउन है पैलेस और किंग। हम देख रहे हैं वाज का यूज़ हुआ है। वाज या तो हमारा मेन वर्ब की तरह आता है, या फिर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आता है, या फिर ये पैसिव वॉइस में आता है। तो ये पैसिव वॉइस ही लग रहा है क्योंकि यहाँ पे बाई का यूज़ भी किया गया है। देखिए यहाँ पे बाई का भी यूज़ किया गया है, तो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर लेके हम लोग चलेंगे। तो वाज बिल्ड मतलब बनाया गया था। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं दो नाउन हैं, किंग और पैलेस। तो किंग बनाया जाएगा या पैलेस बनाया जाएगा। बनाया तो किंग भी जा सकता है किसी की सहायता से, मतलब वो बनाया नहीं कि उसकी बॉडी बना दी जाए, उसको किंग बनाया जा सकता है किसी की सहायता से। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है पैलेस की, तो यहाँ पे हो जाएगा पैलेस हमारा। ठीक है, क्या हो जाएगा, पैलेस हो जाएगा। अब पैलेस के बारे में भी अदर वर्ड्स हो सकते हैं, तो क्या है, ग्रेट या ब्यूटीफुल। पैलेस तो होगा ब्यूटीफुल, ग्रेट होगा किंग, तो पैलेस के पहले आ जाएगा हमारा ब्यूटीफुल।
हम केवल वर्ड का पहला लेटर लिख रहे हैं क्योंकि इस स्क्रीन पे अटेगा नहीं है पूरा, थोड़ा नीचे से स्टार्ट किए हैं हम। तो ब्यूटीफुल हो जाएगा। अब ब्यूटीफुल पैलेस वाज बिल्ट बाई आएगा, इसके बाद आता है ना बाई प्लस एजेंट, तो बाई हमारा हो गया। और किसके द्वारा? दिस किंग होगा या ए किंग होगा, क्योंकि दिस तो हम यहाँ पे लगाएंगे जो कि डिमॉन्स्ट्रेट करेगा कि यह पैलेस दिस ब्यूटीफुल पैलेस वाज बिल्ट बाई ए ग्रेट किंग। अब क्या बचता है हमारा? ग्रेट और किंग। तो क्या हो गया हमारा आंसर? दिस ब्यूटीफुल पैलेस वाज बिल्ट बाई ए ग्रेट किंग। तो ये भी एक आसान ही क्वेश्चन था। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है हमारा कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। इस वर्ड का स्पेलिंग करेक्ट करना है, कंप्लीट करना है, जो कि देखने से ही हमको लग रहा है कि ओबीडियंस है। कौन सा वर्ड हो सकता है हमारे यहाँ पे? ओबीडियंस, OBEDIENCE। तो हमारा डी और ई भरना है यहाँ पे, बहुत ही आसान है ये। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक ट्रांसलेशन है जो कि 5 नंबर का है। तो ट्रांसलेट करना बहुत आसान काम भी नहीं है और बहुत मुश्किल काम भी नहीं है, बस हमको थोड़ा स्ट्रक्चर समझना है और थोड़ा इस बात पे ध्यान देना है कि वर्ड्स हमको मिल जाए, इंग्लिश में वर्ड्स मिल जाए, कोई एक सूटेबल वर्ड्स मिल जाए। क्योंकि सूटेबल वर्ड नहीं मिल पाता है, हमारा वोकेबलरी कमज़ोर होता है, यही बस एक समस्या हम लोगों के साथ रह जाती है। तो थोड़ा सोच के, उस समय पे सोच के किसी भी वर्ड का चयन करें। हम देख रहे हैं पहला सेंटेंस है हमारा, प्रकृति एक जीवित शक्ति है। नेचर के बारे में बात हो रही है, प्रकृति मतलब नेचर, प्रकृति के बारे में बात हो रही है ना, तो हम लिखेंगे नेचर इज़ ए लिविंग फोर्स। शक्ति मतलब फोर्स और जीवित मतलब लिविंग, और शक्ति के लिए हम पावर भी लगा सकते हैं कि लिविंग पावर या लिविंग फोर्स ही ज़्यादा बेहतर रहेगा। यह अपने शांत और सुंदर रूप में हमारे चारों ओर विद्यमान है। जो प्रकृति है वो अपने शांत और सुंदर रूप में हमारे चारों तरफ विद्यमान है। तो यह के लिए आ जाएगा इट, क्योंकि यह न्यूटर जेंडर है इसलिए हम यहाँ पे इट का यूज़ करेंगे। दिस दैट इसका यूज़ मत करना। इट इज़ ऑल अराउंड अस, यह हमारे चारों तरफ है। तो इसके लिए पहले हम बनाएंगे इट इज़ ऑल अराउंड अस। किस तरीके से है? तो हम आगे लिखेंगे कि इन इट्स काम, शांत का मतलब होता है काम, एंड सुंदर का हो जाएगा ब्यूटीफुल फॉर्म, और रूप का हो जाएगा फॉर्म। तो हम कह सकते हैं कि इट इज़ ऑल अराउंड अस इन इट्स काम एंड ब्यूटीफुल फॉर्म। ये थोड़ा टेढ़ा सेंटेंस है, लेकिन धीमे धीमे करके बना सकते हैं आप इसको। जैसे हम यहाँ से पहले देखेंगे कि हमारा मेन सेंटेंस क्या है। यह अपने शांत और सुंदर रूप में हमारे चारों ओर विद्यमान है, यानी बात हो रही है कि यह हमारे चारों ओर विद्यमान है। तो हम पहले उसका बनाएंगे कि इट इज़ ऑल अराउंड अस, इट इज़ ऑल अराउंड अस। अब आगे लिखेंगे कि किस रूप में है? अपने शांत और सुंदर रूप में। इन इट्स अपने के लिए आ जाएगा इट्स, इन इट्स काम एंड ब्यूटीफुल फॉर्म। अब आगे देखते हैं हम, जब हम प्रकृति के नियम तोड़ते हैं, व्हेन वी ब्रेक, व्हेन जब का हो जाएगा व्हेन, WHEN, व्हेन हम वी नियम तोड़ते हैं, व्हेन वी ब्रेक। अब आगे देखना है क्या तोड़ते हैं? ब्रेक द रूल्स ऑफ नेचर, व्हेन वी ब्रेक्स द रूल्स ऑफ द नेचर, यह उग्र हो जाती है। इट बिकम्स फ्यूरियस, उग्र का हो जाएगा फ्यूरियस, इट बिकम्स फ्यूरियस। प्रकृति का संरक्षण एवं सम्मान करना हमारा नैतिक दायित्व है। तो यहाँ पे किस चीज़ की बात हो रही है? कि प्रकृति का संरक्षण और सम्मान करना। तो हम यहाँ पे इन्फिनेटिव का यूज़ करके भी बना सकते हैं और इट का यूज़ करके भी बना सकते हैं। तो किस तरीके से बनाएंगे हम कि इट इज़ आवर मोरल ड्यूटी टू प्रोटेक्ट एंड रिस्पेक्ट आवर नेचर। इट इज़ आवर मोरल ड्यूटी टू प्रोटेक्ट एंड रिस्पेक्ट नेचर। अब इसको दूसरे तरीके से कैसे हम बनाते हैं कि टू प्रोटेक्ट एंड रिस्पेक्ट द नेचर इज़ आवर मोरल ड्यूटी। इन दोनों तरीक़ों से हम इस सेंटेंस को बना सकते हैं। या तो हम सब्जेक्ट बना देंगे इन्फिनेटिव को कि टू प्रोटेक्ट एंड रिस्पेक्ट द नेचर, या फिर हम इट का यूज़ कर देंगे कि इट इज़ आवर मोरल ड्यूटी टू प्रोटेक्ट एंड रिस्पेक्ट आवर नेचर। हमें प्रतिदिन कुछ समय प्रकृति के संपर्क में अवश्य बिताना चाहिए, हमें प्रतिदिन कुछ समय प्रकृति के संपर्क में अवश्य बिताना चाहिए। तो यहाँ पे वी है हमारा सब्जेक्ट, वी और हमारा वर्ब क्या है? अवश्य बिताना चाहिए। चाहिए है तो चाहिए में शुड और टू और मस्ट का यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पे अवश्य भी आ गया है तो हम मस्ट का ही यूज़ करेंगे कि वी मस्ट, बिताना का स्पेंड, वी मस्ट स्पेंड सम टाइम, कुछ समय, डेली प्रतिदिन। वी मस्ट स्पेंड सम टाइम डेली या एवरी डे। कैसे बिताना चाहिए? तो इन कॉन्टैक्ट विथ द नेचर।
कैसे बिताना चाहिए, प्रकृति के संपर्क में बिताना चाहिए। तो वी मस्ट स्पेंड सम टाइम एवरी डे इन कॉन्टैक्ट विद द नेचर। तो इस तरीके से हमारा ये ट्रांसलेशन भी हुआ समाप्त। अब हम नेक्स्ट जो पार्ट है लिटरेचर का वो अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाइए और टाइप कीजिए आपको नेक्स्ट पार्ट इस वीडियो का चाहिए या नहीं चाहिए।